दोस्तों, आज जिस मूवी को हम आपके सामने लेकर आए हैं उसकी IMDb रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। रेटिंग देखकर समझ जाइए कि यह स्टोरी आपको अंदर तक हिलाने वाली है और यह मेरा पक्का दावा है कि यह मूवी हर छोटे से बड़े इंसान के लिए है, जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू के साथ साथ गूज़बम्प्स भी आ जाएंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें हर छोटे से छोटे सीन को हमने बारीकी से दर्शाया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है 12th फेल। तो कहानी की शुरुआत होती है 1997 के चंबल इलाके से। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का वही गांव जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के छोटे से गांव बिलगाम में एक शर्मा परिवार रहता है, जिसमें रहने वाला मनोज नाम का लड़का छत पर बैठकर नकल के फर्रे तैयार कर रहा होता है ताकि वह इस साल होने वाली 12वीं की परीक्षा में पास हो सके। वहीं उसके पिता रामवीर शर्मा अपनी बेटी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता की एक पंक्ति सुना रहे होते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। वैसे इसका सही अर्थ अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। वेल, तभी शर्मा जी के पास एक पोस्टमैन आकर उन्हें उनका सस्पेंशन लेटर थमा देता है, जिसे शर्मा जी लेने से मना कर देते हैं। तभी मनोज की दादी उस पोस्टमैन को पकड़कर उस लेटर का कारण पूछती है, तो पोस्टमैन यहाँ पूरी बात बताता है। यहाँ हम देखते हैं कि पिछले दिन चौहान साहब रामवीर शर्मा को दफ्तर में बुलाकर रजिस्टर पर साइन न करने का कारण पूछता है, तो रामवीर कहते हैं कि जब बीज किसानों में बटा ही नहीं, सबका सब विधायक के यहाँ गया, तो मैं कैसे घोटाले वाली फाइल पर साइन कर दूं। इतना सुनते ही चौहान रामवीर का सस्पेंशन लेटर तैयार करने को बोलता है। इतने में रामवीर कहते हैं कि घूसखोरी करें तू और सस्पेंड हो मैं। यह कहते ही वह अपनी चप्पल उतार कर चौहान के मुंह पर मार देते हैं। चौहान गुस्से में कहता है कि आज पहली बार किसी ने चौहान पर चप्पल मारी है। उसका इतना कहना ही था कि रामवीर अपनी दूसरी भी चप्पल मार कर बोलते हैं कि ले अब दूसरी बार भी मार दी। अब यह सुनते ही दादी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने पोते से कहती है, ओ कमलेश ला अंदर से अपने दादाजी की दुनाली, आज जा पोस्टमैन की खोपड़ी खोलनी है। कमलेश भी ताव में आकर दुनाली निकाल आता है और हवा में फायर कर देता है, जिसे सुनते ही पास में घूम रही पुलिस की गाड़ी वहां आ जाती है और इस बार वो सस्पेंशन लेटर उनके घर की दीवार पर चिपका दिया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रामवीर शर्मा के पिता रूप किशोर शर्मा एक ईमानदार फौजी थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनका बेटा चलता हुआ आ रहा था। अब रात होती है और पूरा घर यह सोचकर परेशान होता है कि अब नौकरी तो रही नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी शर्मा जी कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट जाकर अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा। उनकी पत्नी कहती है कि तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा। तभी दादी बोलती है कि घर चले ना चले मैं अपनी पेंशन से एक पैसा ना दूंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि दादी सालों से अपने पेंशन का पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन क्यों वो आपको बाद में पता चल जाएगा। खैर, यह सुनते ही शर्मा जी वहाँ से उठकर चले जाते हैं, जिसके बाद मनोज अपनी माँ से कहता है कि माँ तू फिक्र मत कर, इस साल मेरी 12वीं पास हो जाएगी, फिर चपरासी की नौकरी तो पक्की है। जिसके बाद परीक्षा का दिन आता है। हम देखते हैं कि यहाँ सिर्फ मनोज ही नहीं बल्कि सभी विद्यार्थी सिर्फ नकल पर ही आश्रित है। तभी मास्टर जी सभी बच्चों से कहते हैं कि कोई लड़का अपने पास पर्ची ना रखेगा। पिछली साल तुमको खुली छूट दी थी, तब भी 200 में से 175 फेल हो गए, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होवे और तुम्हारे पास वो है नहीं। लेकिन घबराने की कोई बात ना है, इस साल से नयो सेटअप चालू हुआ है। मैं इस बोर्ड पर सब आंसर तुमको लिखकर बताऊंगा, तुम बस उसे उतारते जाना। फिर क्या था, मास्टर जी एक अच्छे अध्यापक की तरह अपने विद्यार्थियों को नकल की अकल बोर्ड पर देने लगते हैं और यहाँ बच्चे भी धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है DSP दुष्यंत सिंह की, जो फ्लाइंग टीम के साथ वहां आते हैं। बड़ी ही आसानी से वह सारा खेल समझ जाते हैं और सबसे पहले मास्टर जी को धर दबोच है। इसके बाद प्रिंसिपल को पकड़ते हैं। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि सर, यह हमारे विधायक जी का कॉलेज है और यह सारी व्यवस्था उन्हीं की जमाई हुई है और उन्हीं के कहने पर यह नकल कराई जाती है। और वैसे भी सर, ये बच्चे पढ़कर आपकी तरह ऑफिसर या डॉक्टर तो बन नहीं जाएंगे, 12वीं पास कर लेंगे तो बेचार की कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, जिससे यह 2 वक्त की रोटी खा लेंगे। इसलिए क्यों इन बेचारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। और वैसे भी सर, यहाँ डाकुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो कहीं गलती से उनका कोई बच्चा फेल हो गया तो आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए। आप यह पकड़िए मिठाई का डब्बा और जो चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन ईमानदार आदमी को ऐसी मिठाई कहाँ ही हजम होती है। दुष्यंत सिंह तुरंत उस डब्बे का फोटो निकालते हैं
और प्रिंसिपल को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से ज्ञान सागर इंटर कॉलेज के सभी बच्चे इस साल फेल हो जाते हैं। इधर मनोज भी फेल हो चुका था और पैसों की किल्लत की वजह से जब घर में राशन खत्म होने लगता है तो मनोज और उसका भाई एक जुगाड़ किराए पर लेकर सवारी बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी विधायक का आदमी उन्हें वार्निंग देता है कि इस गांव में पहले से ही एक बस है और सभी लोग उसी से आते जाते हैं, इसलिए फौरन अपने इस हवाई जहाज को यहाँ से हटा दो, नहीं तो तुम दोनों को इसके साथ ही उड़ा दूंगा। अब क्योंकि यह चंबल का इलाका था तो यहाँ सभी के घरों में बैरल बंदूक रखना आम बात थी। मनोज के घर में भी अपने दादाजी की एक दुनाली यानी बैरल गन थी, इसलिए मनोज और उसका भाई भी ताव में आकर उसकी बात नहीं मानते और अपना काम जारी रखते हैं। तभी थोड़ा आगे जाकर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और बिना वजह सलाखों के अंदर डाल देती है। यहाँ मनोज का भाई पुलिस वाले से कहता है कि द विधायक का दल्ला है, इसलिए तूने बिना वजह हमें अंदर डाला है। यह सुनकर पुलिस वाला फौरन अंदर जाकर गाली देते हुए उस पर डंडों की बरसात कर देता है। मनोज कहता है कि गाली मत दे, नहीं तो दुनाली से तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, चल भाग कर जा और उसे लेकर आया तो आज मैं बचूं या तेरा भाई बचेगा। मनोज तेजी से वहाँ से भागता है, लेकिन अपने घर न जाकर वह सीधा डीएसपी दुष्यंत सिंह के घर पहुंचता है। उसे इतनी रात में वहां देखकर दुष्यंत सिंह उसे कल सुबह आने को कहता है। तब अभी मनोज कहता है कि जब स्कूल में नकल हो रही थी तब तो आपने टाइम पर आकर नकल रुकवा दी और मुझे फेल करवा दिया। अगर मैं पास हो गया होता तो कहीं काम पर लग गया होता। पैसा और काम ना होने की वजह से आज बड़े साहूकारों के हमें जूते खाने पड़ रहे हैं, और आज जब बात हमारी जान पर आई है तो आप इस बात को कल पर टाल रहे हो। इतना सुनते ही निडर और ईमानदार डीएसपी दुष्यंत सिंह के कान खड़े हो जाते हैं और वो मनोज की पूरी बात सुनकर उसके साथ सीधे थाने पहुंच जाते हैं। यहाँ डीएसपी को देखते ही उस पुलिस वाले की पतलून ढीली हो जाती है और वह उन दोनों को चुपचाप छोड़ देता है। बाहर आकर दुष्यंत सिंह उन दोनों से कहते हैं कि मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, चलो तुमको छोड़ देता हूँ। जीप में बैठकर कमलेश बार बार मनोज से कहता है कि जुगाड़ की बात कर ले इनसे, लेकिन मनोज का ध्यान कहीं और था। वो एक टक सिर्फ दुष्यंत सिंह को ही देखे जा रहा था। इस घटना ने उसके मन में एक भूचाल सा ला दिया था। दुष्यंत सिंह को देखकर वह मन ही मन सोचता है कि किस तरह सही वक्त पर आकर उन्होंने हमारी जान बचाई, मैं भी अब सिर्फ इन्हीं की तरह बनूंगा। जीप से उतरकर वह दुष्यंत सिंह से बोल ही देता है कि सर मुझे भी आपकी तरह बनना है। कैसे बनूंगा? दुष्यंत सिंह थोड़ा सोचकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसके लिए नकल छोड़नी होगी। इस दिन के बाद से मनोज कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है। वह पूरी लगन से पढ़ाई करता है, हर चीज को बारीकी से समझता है और वह ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसे अब अपनी लाइफ का असली मकसद मिल चुका था। धीरे धीरे समय गुजरता है और फाइनली एग्जाम का दिन भी आ जाता है। अब तक दुष्यंत सिंह का भी ट्रांसफर हो चुका था तो विधायक जी की जमी जमाई व्यवस्था फिर से शुरू हो चुकी थी, जहाँ सभी बच्चे पास होने के लिए नकल का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन वही मनोज पूरी ईमानदारी और अपनी खुद की मेहनत से की गई पढ़ाई से सभी परीक्षाओं को देता है। हालांकि इतनी मेहनत करने के बाद भी मनोज की 3rd डिवीजन आती है, लेकिन बेईमानी से हासिल की गई 1st और ईमानदारी से पाने वाली 3rd डिवीजन में आकाश पाताल का अंतर होता है। अब इसी तरह थोड़ा और समय बीतता है और मनोज अपनी बीए भी कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद मनोज की दादी एक दिन उसे अपने पास बुलाती है और इतने सालों से अपनी पेंशन से जुड़े हुए पैसों से वह मनोज को आगे पढ़ने के लिए ग्वालियर भेजती है और जाते वक्त अपने पोते से सिर्फ एक ही बात कहती है कि अब तो वापस आएगो तो बस वर्दी में ही आएगो। मनोज दादी का आशीर्वाद लेता है और उनके पैसों को बैग में रखकर पहली बार इतने लंबे सफर पर अकेले ही निकल पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत और ईश्वर दोनों ईमानदार आदमी की कड़ी परीक्षा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मनोज के साथ भी होता है। बस में लंबे सफर की वजह से उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो उसका बैग वहाँ से गायब था। हैरान परेशान होकर वो उस बैग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। वो कंडक्टर से भी पूछता है तो कंडक्टर उसे बताता है कि आपके बराबर में जो भाभी जी बैठी थी वो काफी देर पहले ही उस बैग को लेकर उतर गई। यह सुनते ही मनोज की हालत खराब हो जाती है। उसकी दादी की सालों की जमा पूंजी एक झटके में गायब हो चुकी थी। ना उसके पास कपड़े बचे थे, ना खाना और ना ही वह जज्बा जिसे वह लेकर यहाँ तक आया था। वह
पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। जब मनोज कोचिंग सेंटर पर पहुँचता है तो उसे बताया जाता है कि अगले 3 सालों तक DSP वगैरह के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि जब जॉब्स ही नहीं है तो पढ़ाई करवाने का क्या ही फायदा, इसलिए अब तुम 3 साल बाद आना। यह सुनकर मनोज को अपनी जिंदगी से जैसे नफरत सी हो जाती है, लेकिन पैसे न होने की वजह से वह वापस गाँव भी नहीं जा पाता और ऐसे ही यहाँ वहाँ भूखा भटकता रहता है। छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और वह भोजनालय के अंदर आ गया। हिम्मत करके वह बड़ी ही विनम्रता से वहां के मालिक से कहता है कि अंकल, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे खाना दे दो तो मैं बदले में आप जो कहोगे वह काम कर दूंगा। होटल वाला अपने काम में बिजी होता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम खा लो। अब 2 दिन से भूखा मनोज खाने पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और बड़ी ही फुर्ती से उस दाल चावल को 2 मिनट में साफ कर जाता है। यह सब उसके पास बैठा प्रीतम पांडे भी देख रहा था, जो कि खुद ग्वालियर DSP बनने के लिए यहाँ आया हुआ था। और जब उसे पता चलता है कि अगले 3 सालों तक PCS कैंसिल हो गया तो अब उसने IPS बनने का डिसाइड किया, जिसके लिए वह आज दिल्ली जा रहा है। खाना खाकर मनोज जब होटल वाले से काम की पूछता है तो वो कहता है कि तो स्टूडेंट है, बाद में दे देना। मनोज गुस्से में कहता है, कौन सा स्टूडेंट, PCS तो कैंसिल हो गया है, आप मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं लूंगा। अब होटल वाला उससे इरिटेट होने लगता है। यह देखकर प्रीतम पांडे कहता है कि भाई पैसे मैं दे दूंगा। मनोज कहता है कि तुम कौन हो भाई, तुम क्यों मेरे पैसे दोगे। प्रीतम कहता है कि अकेले तुम्हारा ही PCS थोड़े ना कैंसिल हुआ है, हमारा भी हुआ है। यह सुनकर मनोज उसके पास जाकर पूछता है कि अब क्या करें भैया जी। प्रीतम कहता है, करोगे क्या, वापस घर जाओ। मनोज कहता है, वापस घर नहीं जा सकते, दादी ने जिंदगी भर की पेंशन इकट्ठी करके DSP बनने भेजा था, क्या मुंह दिखाएंगे उनको। इस बीच प्रीतम के पास उसके पिताजी का फोन आता है और वह कहता है कि हाँ, बस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। मनोज पूछता है कि आप भी वापस घर जा रहे हो। प्रीतम बोलता है कि नहीं, UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अब मनोज ने UPSC शब्द पहली बार सुना था तो वह इसके बारे में प्रीतम से पूछने लगता है, जिस पर वह बताता है कि वही IAS IPS। मनोज पूछता है कि वो क्या होता है, जिस पर प्रीतम बताता है कि IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस। तो यहाँ जो DSP बनने आया था उसी का बाप होता है IPS। एक DSP जब अपनी 20 से 25 साल घिसना होता है तब जाकर IPS बनता है। प्रीतम के मुंह से यह सब बातें सुनकर मनोज के मन में फिर से उम्मीद की किरण जाग जाती है और उसे प्रीतम में ही अपना भगवान नजर आने लगता है। वह कहता है कि आप कैसे भी मेरी IPS बनने में मदद कर दीजिए, बदले में आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, जहां बोलोगे वो सब मैं कर लूंगा, पर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं वापस गाँव नहीं जाना चाहता। प्रीतम मना करता है लेकिन मनोज अड़ जाता है, जिसकी वजह से फाइनली उसे दिल्ली ले ही जाता है। वहीं प्रीतम की बात करें तो उसके पिता PWD में थे, जिन्हें घूसखोरी की लत लग चुकी थी और वह अपने बेटे को DSP भी इसीलिए बनाना चाहते थे ताकि उनकी कमाई और डबल हो सके। पांडे जी पर लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए तैयारी में कसर हो ना हो, लेकिन उनकी अयाशी में कोई कसर नहीं थी। प्रीतम की लाइफस्टाइल को देखकर तो मनोज के जैसे भाग्य ही खुल गए थे। उसने ऐसी जिंदगी की तो कभी कल्पना ही नहीं की थी। वेल, अब मुद्दा यह था कि आखिर IPS बना कैसे जाए। तो यहाँ मनोज को पता चलता है कि पास ही में एक गौरी नंदन नाम के टीचर है, जो पिछले 5 सालों से IPS का एग्जाम दे रहे हैं और इस साल यह उनका आखिरी अटेम्प्ट है और एक वही है जो इसमें उनकी उम्मीद कर सकते हैं। फिर क्या था, प्रीतम और मनोज दोनों ही पहुंच जाते हैं गौरी भैया की क्लास में। यहाँ हमें उनके जैसे और भी स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि गौरी भैया हिंदी मीडियम से थे तो उनके पास वही आए हुए थे जिनका अंग्रेजी में हाथ तंग था, या कहे कि उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे जो उन्हें CBSC में डलवा सकें। खैर, यहाँ गौरी नंदन सांप सीढ़ी का उदाहरण देकर दोनों को UPSC का खेल समझाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तुम हो UPSC के पहले पड़ाव यानी प्रीलिम्स पर। तुम्हारे जैसे हिंदी मीडियम के 2 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और यह वाली सीट चढ़कर सिर्फ 1,500 बच्चे मेंस तक पहुंचते हैं और उन 1,500 में से दूसरी सीढ़ी लेकर 150 से 200 बच्चे आखिरी पड़ाव यानी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, जहां लक्ष्य के एकदम करीब जाकर यह जहरीला कोबरा बैठा है जो हर 10 में से 8 बच्चों को डस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से सिर्फ 25 से 30 बच्चे ही IAS IPS बन पाते हैं और बाकी बच्चे फिर से करते हैं
अपनी रीस्टार्ट इसके बाद गौरी भैया बताते हैं कि हम 5 साल से 5 बार फेल हुए, तब जाकर समझ आया कि मोटिवेशन की कमी थी, इसलिए हमने यह वर्दी यहाँ लटका दी जिसे रोज सुबह देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है कि कैसे हमें एक अफसर बनकर अपने माँ बाप को जाकर सैल्यूट करना है। और इसी मोटिवेशन की बदौलत हम 6ठी बार फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। अब इन बातों को सुनकर जहाँ काफी बच्चों की मुश्किलें बढ़ जाती है, वहीं हम देखते हैं मनोज को, जो गरीबी के चलते बचपन से ही ऐसी मुश्किलों को झेल हुआ आ रहा था। उसके पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं, और फिर क्या था, यहीं से वह पूरी लगन से आईपीएस बनने की तैयारी में लग जाता है। वह प्रीतम के ऊपर बोझ ना बनते हुए एक लाइब्रेरी में काम करता है, और इस तरह 1 साल और निकल जाता है, जहां हमें दीप मोहन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था और अभी अभी आईपीएस बना था। उसकी बातों से प्रीतम इतना इम्प्रेस हो जाता है कि गौरी नंदन को छोड़कर अब सिर्फ दीप के आसपास बैठना शुरू कर देता है। वहीं एक दिन गौरी भैया से मनोज को पता चलता है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अच्छी पकड़ होगी तो आगे आसानी रहेगी। इतना सुनकर मनोज एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाता है जहां एडमिशन लेकर वह अंग्रेजी के साथ भी अपनी तैयारी कर सके। अब क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो वह वहां बैठी लेडी से कहता है कि आप मुझे एडमिशन दे दीजिए, बदले में आपके यहाँ जो भी काम होगा वह मैं कर दूंगा। तभी वह लेडी उसे कुछ तस्वीरों को लगाने का काम दे देती है। इस बीच मनोज की नजर दीप मोहन की फोटो पर जाती है। अब क्योंकि उसने दीप मोहन के किस्से अच्छे से सुन रखे थे तो मनोज के कहता है कि अरे इनकी फोटो यहाँ क्यों लगा रखी है, इनको तो मैं जानता हूँ, इन्होंने खुद से तैयारी की थी, ये तो यहाँ कभी पढ़े ही नहीं। अब इस बात को वहाँ बैठे एक अंकल सुन लेते हैं जो अपनी बेटी श्रद्धा का एडमिशन यहाँ करवाने आए थे। वो गुस्से में कहते हैं कि इसका मतलब आपने हमसे झूठ बोला, अब मैं अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ हरगिज नहीं करवाऊंगी। तभी मनोज कहता है कि मुझे भी मेरे 10 रुपए वापस कर दीजिए, मैं भी अब यहाँ नहीं पढ़ूंगा। यहाँ मनोज की ईमानदारी देखकर श्रद्धा उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते एक दिन लाइब्रेरी तक पहुँच जाती है। यहाँ मनोज के हाथ में इंजीनियरिंग की बुक देखकर उसे लगता है कि मनोज भी एक इंजीनियर है तो अच्छे घर से ही होगा, और इस तरह बातों बातों में दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं हम सभी के हित मिस्टर विकास दिव्य कीर्ति जी को, जिनको आपने यूट्यूब्स में जरूर देखा होगा। ये एक टीचर होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है और पर्सनली मुझे इनके वीडियोस काफी पसंद आते हैं। यहाँ विकास सर उन सभी बच्चों को तैयारी करा रहे होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है। यहाँ हम मनोज के साथ साथ श्रद्धा को भी देख पाते हैं। अब गुरु ऐसे हो तो कौन उनसे ज्ञान नहीं लेना चाहेगा। खैर इस तरह अब कहानी आगे चलती रहती है। धीरे धीरे श्रद्धा मनोज की गर्लफ्रेंड बन जाती है। वहीं प्रीतम को भी एक लड़की मिल जाती है। तभी एक दिन विकास सर की क्लास में श्रद्धा एक सवाल का जवाब देने के लिए मनोज का हाथ खड़ा करवा देती है और कहती है कि सर मनोज एक इंजीनियर है, वो इसका जवाब आसानी से दे सकता है। यहाँ पर विकास सर कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है मनोज एक बीए ग्रेजुएट है और फिलहाल एक लाइब्रेरी में काम करता है, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मनोज की असलियत जानकर श्रद्धा का दिल टूट जाता है और अब उसे मनोज से नफरत होने लगती है, क्योंकि जिस लड़के को वह एक इंजीनियर और एक अच्छे घर से समझ रही थी वह तो आम इंसान से भी गया गुजरा निकला। यहाँ मनोज श्रद्धा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। जिस दिन तुम लाइब्रेरी में आई थी तब मैं वहाँ की सफाई कर रहा था और तुमने मुझे गलती से इंजीनियर समझ लिया। लेकिन श्रद्धा उसकी एक बात नहीं सुनती और गुस्से में वापस अपने घर मसूरी चली जाती है, जिसके बाद मनोज अकेला रह जाता है। और इसी बीच लाइब्रेरी वाला भी उस पर चोरी का आरोप लगा देता है, जिस पर मनोज कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ बल्कि एक ईमानदार आदमी हूँ और हमेशा मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। इतना कहकर वह लाइब्रेरी से जॉब छोड़कर एक आटा चक्की में काम करना शुरू कर देता है, जहाँ दिन भर वह आटा पीस है और रात को पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करता है। और इस तरह मेहनत करके वह अपने पहले पढ़ाव यानी प्रीलिम्स को क्लियर कर देता है, जिसके बाद बारी आती है दूसरे पढ़ाव यानी मेंस की। मेंस में बच्चों को किसी एक टॉपिक पर इंग्लिश में लिखने को दिया गया था। यहाँ मनोज को टॉपिक मिलता है टेररिज्म यानी आतंकवाद। अब मनोज की इस पर अच्छी पकड़ थी तो वह अच्छे तरीके से पूरे विस्तार के साथ टेररिज्म के ऊपर इंग्लिश में लिख देता है और बाहर आकर बहुत खुश होता है। उसे पूरा विश्वास था कि वह मेंस क्लियर कर लेगा, लेकिन तभी उसका एक साथी उसके क्वेश्चन पेपर को देखकर बताता है कि भाई टेररिज्म नहीं टूरिज्म था, यानी तुमको घूमने फिरने के बारे में लिखना था, तुमने सब गलत लिख दिया। यह सुनते ही मनोज के तो होश ही उड़ जाते हैं
और इस तरह वह मेस में फेल हो जाता है। मनोज एक बार फिर से हिम्मत हार चुका था, जिसके बाद वापस खुद को मोटिवेट करने के लिए वह मसूरी श्रद्धा से मिलने जाता है, जहां उसे घर का नौकर किशन मिलता है। वो उसकी बात श्रद्धा से करवाता है। यहाँ मनोज श्रद्धा को मेस में फेल होने का रीजन बताता है और कहता है कि श्रद्धा, तुम ही मेरी मोटिवेशन हो, तुम एक बार मुझसे आई लव यू बोल दो, मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। लेकिन श्रद्धा किशन से कहती है कि इसे बोल दो कि यह जैसे आया है वैसे ही दिल्ली वापस चला जाए। यह सुनकर किशन कहता है कि मैडम कह रही है कि आप वापस दिल्ली चले जाओ। यह सीन सच में दोस्तों काफी इमोशन है। यहाँ नौकर के मुंह से यह बात सुनकर मनोज हाथ में रखे पानी को बिना पिए वापस ऐसे ही रख देता है और आंखें नीची करके चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दिल्ली ना जाकर आत्मविश्वास हो चुका मनोज वापस अपने गाँव पहुँच जाता है, जहाँ वह अपने भाई बहनों से सालों बाद मिलता है, जो अब बड़े हो चुके थे। घर आकर उसे पता चलता है कि अब उसकी दादी नहीं रही और मरने से पहले अपने पोते को एक वर्दी में देखना चाहती थी। मनोज का मन यह सुनकर काफी दुखी हो जाता है और वह सोचने लगता है कि जिस वर्दी को पहनने के लिए वह घर से निकला था, उसे हर साल लाखों लोग पहनने की इच्छा रखते हैं और उस भीड़ से कुछ चुनिंदा ही इसमें सफल हो पाते हैं। तभी उसकी माँ कहती है कि अगली बार आएगो तो वर्दी में आएगो ना। अपनी माँ के इन शब्दों को सुनकर और घर की तंगी को देखकर वह फिर से मोटिवेशन से भर जाता है और वापस दिल्ली आकर अपनी जर्नी को शुरू कर देता है। तभी एक दिन आटा चक्की में काम करते हुए उसके पिताजी उससे मिलने आते हैं। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उनका हौसला भी जवाब दे जाता है। वो कहते हैं कि बीज व्यापार में बहुत पैसा है बेटा। तेरी माँ सही कहती है कि मैं मूर्ख हूँ। अब मैं भी ईमानदारी छोड़कर घूसखोरी करूँगा और अपना घर चलाऊं। हमारे पास भी 2 पैसे होंगे, बहुत हो गया। तू अब इस नरक से मेरे साथ चल। लेकिन मनोज ने ठान लिया था कि वह सब कुछ बदल कर रहेगा। वह अपने पिता से कहता है कि पापा सब बदलेगा, आप चिंता मत करो और अपनी लड़ाई लड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके पिता उसे सफल होने का आशीर्वाद देकर अपनी नम आंखों को लिए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मनोज ने दिन रात एक कर दिए। रोज 15 घंटे आटा पीस, 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे सोता। और ऐसे करते करते एक दिन जब वह विकास सर की क्लास में होता है तो वहाँ श्रद्धा वापस आती है और मनोज के पास जाकर उससे अपनी गलती की माफी मांगती है। वो कहती है कि उस दिन मैंने फोन कट होने के बाद वापस कॉल किया था ताकि मैं तुमको सॉरी बोल सकूं, लेकिन तब तक तुम वहाँ से जा चुके थे। साथ ही वह कहती है कि अब उसने IPS का सपना छोड़कर डेप्यूटी कमिश्नर बनने का डिसाइड कर लिया है और उसका प्रीलिम्स भी निकल चुका है। यह सुनकर मनोज कहता है कि अब मैं भी तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं भी अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगा। और होता भी ऐसा ही है, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। और जब यह खबर श्रद्धा मनोज को देने आती है तो उसकी हालत देखकर वो समझ जाती है कि 15 घंटे काम करके वह कभी मेंस क्लियर नहीं कर सकता। इसलिए वह मनोज से कहती है कि तुम यह काम अभी छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। अभी के लिए पैसे मुझसे ले लो, बाद में वापस कर देना। लेकिन मनोज कुमार शर्मा बहुत ही खुददार आदमी था। वो श्रद्धा से कहता है कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, तुम्हारी और मेरी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी माँ गांव में पशुओं को चरा है, बाप अपनी लड़ाई लड़ रहा है, भाई किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। मुझे उनका भी ध्यान रखना होगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन फिक्र तो होनी ही थी। जो समय पढ़ाई में देना था वह काम में दे देकर वह फोकस नहीं कर पाता और मेंस के 20 क्वेश्चन में से 10-12 ही कंप्लीट कर पाता है, जिसकी वजह से वह मेंस में अपना तीसरा अटेम्प्ट भी गवा बैठता है। वहीं हम प्रीतम पांडे जी को देखते हैं, जिनका 3-4 सालों से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। उसी रात जब श्रद्धा मनोज का हाथ पकड़कर उसे समझा रही होती है, तभी प्रीतम मनोज से कहता है कि ये लड़कियां बस उसी का हाथ थामती है जो सफल होते हैं। अगर यह पास हो गई और तू आटा चक्की में रह गया तो तू कैसे इसके सामने खड़ा हो पाएगा। इन लड़कियों की यही सच्चाई होती है। यह सुनकर श्रद्धा का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगती है। मनोज उसे रोकते हुए कहता है कि श्रद्धा ऐसे मत जाओ, तुम ही मेरी मोटिवेशन हो, अगर तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। श्रद्धा कहती है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुमको आई लव यू बोल दूंगी तो तुम सब कुछ पलट कर रख दोगे। तो चलो मैं आज तुमको आई लव यू कहती हूँ, अब तुम जो कर सकते हो करो, लेकिन IPS बनकर दिखाओ।
मेरे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए। इसी रात प्रीतम श्रद्धा के घर कॉल करके उसके और मनोज के बारे में उल्टी सीधी बातें भिड़ा देता है, जिसकी वजह से श्रद्धा को वापस मसूरी जाना पड़ता है। और जब यह बात मनोज को पता चलती है तो वो सीधा प्रीतम के पास जाता है, जो कि अभी पुलिस स्टेशन में होता है। मनोज सीधा थाने पहुंचता है और वहां बैठे ऑफिसर से कहता है कि आपने किस जुर्म में इसे अंदर किया है, कौन सी धारा लगाई है और कहां है, इसका वारंट मुझे दिखाइए। पुलिस वाला कहता है कि ये ड्रिंक करके रोड पर बवाल मचा रहा था, इसलिए मैंने इसे उठाकर अंदर कर दिया। मनोज कहता है कि इससे कोई वायलेंट क्रिएट नहीं हो रहा था और ना ही आपके पास कोई अरेस्ट वारंट था। इस पर पुलिस वाला जब मनोज को हड़काने की कोशिश करता है तो मनोज कहता है कि अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आईपीएस बन गया तो सबसे पहले तेरा ही ट्रांसफर करवाऊंगा। उनकी यह सारी बातें पीछे बैठा एक ऑफिसर सुन रहा होता है, इसलिए अब उन्हें प्रीतम को छोड़ना ही पड़ता है। अब बाहर आकर मनोज प्रीतम को बहुत सुनाता है कि तेरी वजह से श्रद्धा मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रीतम को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब एक रात मनोज टाइम को लेकर बड़बड़ा रहा होता है कि तभी उसकी यह बड़बड़ाहट दुकान पर बैठे गौरी नंदन सुन लेते हैं और मनोज से कहते हैं कि अब से तो किसी आटा चक्की में काम नहीं करेगा, जहां मैं रहता हूं वहीं रहेगा। तेरा 3 टाइम का खाना मैं लाकर दूंगा, घर पैसे मैं भेजूंगा, तू सिर्फ तैयारी करेगा। मनोज इसके लिए मना करता है तो गौरी नंदन कहते हैं कि मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, जब आईपीएस बन जाओगे तो पहली तनख्वाह से डबल ले लेंगे। बस फिर क्या था, मनोज को तैयारी करने का ज्यादा समय मिल जाता है और वह अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल कर देता है और फिर से करता है अपना रीस्टार्ट, जिसमें सबसे पहले वो एक बार फिर प्रीलिम्स क्लियर करता है, उसके बाद मेंस क्लियर करता है और फिर बारी आती है इंटरव्यू की, जहाँ श्रद्धा उसके साथ होती है। अंदर जाने से पहले ही मनोज काफी घबरा जाता है, क्योंकि बाहर चपरासी ने पहले ही उसे डरा दिया था कि अंदर सभी लोग इंग्लिश में बात करेंगे, इसलिए कोशिश करना कि हिंदी में बात ना करो। अब मनोज जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ बैठे सभी ज्यूरी मेंबर्स उसके सामने इंग्लिश के सवालों के तीर चलाने लगते हैं, जिससे मनोज और डर जाता है और किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। तभी एक मैम उससे कहती है कि तुम बाहर बैठो, हम फिर से तुम्हें अंदर बुलाएंगे। बाहर आकर मनोज को अपने कोट में एक नोट मिलता है जो श्रद्धा ने रखा था, जिसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी थी कि मनोज तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मेरी मी? मनोज दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता दें कि मनोज अभी तक आईपीएस बना नहीं था, फिर भी श्रद्धा ने उसे प्रपोज कर दिया, जबकि श्रद्धा अब तक डेप्यूटी कमिश्नर बन चुकी थी और यह बात मनोज को भी पता थी। अब यह पढ़ते ही मनोज एकदम से रिलैक्स हो जाता है और आराम से बेंच पर जाकर बैठ जाता है। वह अपने शूज निकालता है जो काफी टाइट थे, तभी उसे वापस अंदर बुलाया जाता है और इस बार वह फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर से एंट्री करता है, जहां सवालों का सिलसिला फिर से शुरू होता है। इस बार ज्यूरी मेंबर उसके 12th फेल होने का और 1 साल बाद 3rd डिवीजन आने का रीजन पूछते हैं, तो मनोज बड़ी ही सिंपल तरीके से सारी बात उनको बता देता है कि सर, अगर उस साल भी नकल हो जाती तो मैं भी 1st डिवीजन पास हो जा, लेकिन क्योंकि मैंने खुद से पढ़ाई की तो सिर्फ पास ही हो पाया। मैम कहती है कि तुमको नहीं लगता कि यह चीटिंग वाली बात बोलकर तुमने गलत किया, तुम झूठ भी तो बोल सकते थे, कोई भी बहाना बना सकते थे। मनोज कहता है कि मैम मन नहीं माना कि एक चीटिंग को छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। मैम पूछती है कि फिर चीटिंग की ही क्यों? मनोज कहता है कि तब पता ही नहीं था कि चीटिंग करना गलत बात होती है और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल तो इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं। जिन लोगों के पास पावर होती है वो उस पावर को छोड़ना ही नहीं चाहते, वही यह सब करवाते हैं ताकि गांव के लोग डिग्री तो लेते रहे लेकिन फिर भी अनपढ़ बने रहेंगे, तभी तो भेड़ बकरियों की तरह उनके आगे पीछे घूमेंगे और बड़े बड़े नेताओं को जाति और धर्म के नाम पर वोट देकर उनके काम आ पाएंगे। इसलिए अंबेडकर जी ने 1942 में कहा था कि एजुकेट एजुकेटर्स, और वैसे भी मैम जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसके बाद वो डीएसपी दुष्यंत सिंह का किस्सा बताता है कि किस तरह उन्होंने उसकी आंखें खोल दी थी। खैर, सीन यहाँ से 1.5 महीने बाद शिफ्ट होता है, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आना था। मनोज को यकीन था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन श्रद्धा उसे जबरदस्ती गेट तक लेकर आती है और यहाँ आकर श्रद्धा उसे इशारों में बताती है कि वह फाइनली पास हो चुका है और वह उन 2 लाख बच्चों में से एक बन चुका है जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज इस मुकाम को हासिल कर लिया है। उसका दोस्त प्रीतम, जो हमेशा से टीवी पर आना चाहता था, वह भी आज से रिपोर्टर बन जाता है और गौरी भैया भी वहाँ आकर मनोज को गले से लगा लेते हैं।
सच में दोस्तों, मूवी का यह सीन आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। इसके बाद जब यह खबर उसके गांव पहुंचती है तो उसके पिताजी पहले उस गांव के विधायक के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब बताऊंगा उसको कि उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लिया है। और इसके बाद फाइनली मनोज वर्दी पहनकर पहुंच जाता है अपने पहले गुरु यानी डीएसपी दुष्यंत सिंह के पास और जाते ही उनके पैर छूता है। दुष्यंत सिंह मनोज को देखते ही सलाम ठोकते हैं। तभी मनोज कहता है कि सर, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने सालों पहले चीटिंग छोड़ने की सलाह दी थी। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। यह सुनते ही दुष्यंत जी की आंखें नम हो जाती है और वह मनोज को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं आपको देखकर मजा आ गया सर। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के अंत में हम रियल मनोज सर और उनकी वाइफ की वेडिंग फोटोज को देखते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी आपकी तरह मोटिवेट हो सकें। साथ ही अगर आपको हमारा यह काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।